जी सर। यस सर। अच्छा, मैंने कोई जीन की सीक्वेंस करवाई और सीक्वेंस करवाने के बाद अब मैंने चेक करना है कि ये दुनिया की किस 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 सीक्वेंस के साथ इसकी होमोलॉजी मिलती है। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारा कंप्यूटर है ना, वो ये एल्गोरिथम यूज करता है जो अभी लोकल अलाइनमेंट वाला है। इस ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। क्या नाम है इसका? जो ब्लास्ट है, ब्लास्ट क्या करता है कि बेसिक लोकल अलाइनमेंट, ये क्या करता है कि हम मेरे कोई सीक्वेंस इंटरनेट के अंदर मैंने पेस्ट की, फिर मैं चेक करना चाहता हूं कि मेरी ये सीक्वेंस है कि दुनिया की किस किस सीक्वेंस के साथ कितने कितने परसेंट होमोलॉजी मिल रही है, या किस किस क्रोमोसोम्स के साथ दुनिया के, या प्लांट के, टोमेटो के, चिल्ली के, किस किस के साथ। अब ये क्या करेगा? मेरी सीक्वेंस को दुनिया की हर सीक्वेंस के साथ अलाइनमेंट करेगा, लोकल अलाइनमेंट, साथ में सर्च करेगा और फिर हमें डिस्प्ले करेगा। इसलिए ये जो लोकल अलाइनमेंट है ना, ये बहुत ज्यादा यूज होती है। हमने कोई भी सीक्वेंस सर्च करनी है, फर्ज किया मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। फर्ज किया मेरे पास एक सीक्वेंस है, ये मैं अभी दिखाता हूं। फर्ज किया मेरे पास ये RBOH जीन है जो एलजी के अंदर पाया जाता है, या मेरे पास ये एक और सीक्वेंस है XBAT34 जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ये जीन है, इसको मैंने आइसोलेट किया, फर्ज किया मैंने सीक्वेंस करवाया डीएनए सीक्वेंसिंग करके, और इसको मैंने कॉपी किया। अब मैं चाह रहा हूं कि ये XBAT34 जीन जो मैंने सीक्वेंस करवाया है, ये दुनिया के किस किस सीक्वेंस के साथ कितने कितने परसेंट मिलता है। इसके लिए मैं क्या करूंगा कि NCBI में जाऊंगा और लिखूंगा NCBI ब्लास्ट। जब मैं ब्लास्ट लिखूंगा तो मेरे पास बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल एक टूल आ गया। इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट कर सकते हैं, प्रोटीन की सीक्वेंस है उसको भी ब्लास्ट कर सकते हैं, और भी काफी चीजें जो इसके अंदर हम मालूम कर सकते हैं कि आपने जो भी सीक्वेंस करवाई है आरएनए की, डीएनए की, प्रोटीन की, वो दुनिया की किस डेटाबेसेस के अंदर ये सर्च करेगा और फिर हमें बताएगा। बल्कि जो मैं यहाँ न्यूक्लियोटाइड है क्योंकि भाई न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस सीक्वेंस को पेस्ट कर दूंगा। ये सीक्वेंस पेस्ट कर दी मैंने। अब मैंने करना क्या है कि इसको मैं किसके अगेंस्ट सर्च करना है? स्टैंडर्ड डेटाबेस, आरएनए, जीनोमिक ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, बेटा कोरोना वायरस नहीं, हमने स्टैंडर्ड और न्यूक्लियोटाइड कलेक्शन के अगेंस्ट करना है। ठीक है, और इसके अलावा हमने इसको हाईली सिमिलर सीक्वेंस के साथ हमने इसको ब्लास्ट करना है। और फिर ये है कि इसका रिजल्ट आप इसी विंडो पे शो करना चाह रहे हो या डिफरेंट विंडो। फर्ज किया मैं इसको इसी विंडो पे शो करता हूं, तो मैंने ब्लास्ट कर दिया। अब ये ब्लास्ट क्या करेगा कि पूरी दुनिया के जितने भी डेटाबेसेस है ना, वहां पर ये ऑटोमेटिकली ये हमारी सीक्वेंस अब जाएगी। जाने के बाद अब हमारे पास एक रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, जिस तरह ये अभी इसने किया है। ये देखें, अब ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है कि ये जो आपका जो जीन है ना, ये अरेबिडोप्सिस थैलियाना के अंदर XBAT34 मैसेंजर आरएनए, ये इसकी 100% उसके साथ होमोलॉजी मिल रही है। मेरी बात की समझ आ गई? और अच्छा, ई वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है। ई वैल्यू अगर 0 या 0 से कम हो तो हमारा जो ये जो सीक्वेंस ये हमने सर्च किया ना, ये अच्छी है। 0 से ज्यादा होगी तो उसको हम रिलायबल नहीं कहेंगे। और इसकी आइडेंटिटी कितनी है उसके साथ? 100%। ये देखिए, अरेबिडोप्सिस थैलियाना के XBAT34 के साथ ये मैच कितना कर रहा है? 100% मैच कर रहा है। और इसकी ई वैल्यू 0 का मतलब ये बहुत अच्छा सर्च टूल है। और 100% आइडेंटिटी, और किस उसका सेक्शन नंबर ये है। अच्छा, इसी तरह दूसरे नंबर पर ये किसके साथ मिल रहा है? दूसरे नंबर पे ये मिल रहा है
ये भी Arabidopsis thaliana का एक और कंप्लीट सीडी है। फिर तीसरा, चौथा, अच्छा कुछ ऐसे हैं जिसके साथ ये नीचे आते जाए। आप देखिए ये जो कैम्बिनस सेटिवस है उसके साथ ये 97% मिल रहा है, ठीक है। और सिमिलरली और 83% इसके साथ होमोलॉजी मिल रही है, इसके साथ 98% होमोलॉजी मिल रही है, इसके साथ 92% होमोलॉजी मिल रही है। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? इसे क्या कहते हैं? ब्लास्ट। अच्छा, इस फिर नीचे क्या है इसके, ये हमें पता चल जाता है कि हमारी जो सीक्वेंस है दुनिया की किस किस सीक्वेंस के साथ कितने कितने परसेंट होमोलॉजी मिल रही है। और हमें अपनी जीन की कैरेक्टराइजेशन, जिस तरह मैंने उस दिन आपको कहा था कि हम जो है अलाइनमेंट क्यों करते हैं, व्हाई वी डू अलाइनमेंट। बच्चों हम अलाइनमेंट क्यों करते हैं? वो किधर आ गए हो? जी सर। अलाइनमेंट क्यों करते हैं? सर ताकि एक प्रॉपर सीक्वेंस हमें मिल सके और जो भी मतलब है उसमें डिफरेंस हो उसको। ये कल मैंने बताया था कि अलाइनमेंट इसलिए करते हैं, ये देखिए, चलो जी में आगे जाते हैं। कल ये मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को। वो इसलिए कहते हैं कि हम व्हाई वी अलाइन सीक्वेंस, ताकि हमें फंक्शन पता चल सके, उसके स्ट्रक्चर और उसकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का पता चल जाता है इससे, कि दो जो सीक्वेंसेस हैं वो आपस में कितनी मिलती हैं, उसकी स्ट्रक्चर सेम है या डिफरेंट है, और ये दुनिया में कैसे इवॉल्व हुई। In biomorphic sequence alignment is way of arranging the sequence of DNA, RNA, or protein to identify the region of similarity that may be consequence of functional, structural, or evolutionary relationship between the sequence. Aligned sequence of nucleotide are typically represented as row within the matrix. वही मैंने बताया था, gaps are inserted within the residue. वो ऑलरेडी मैं अब ये gaps का वाली कहानी, to find the two or sequences or protein or evolution related to each other. Two protein with similar sequences will probably structurally or functionally, अगर हमें दो प्रोटीन को अलाइन किया और दोनों की सीक्वेंस सेम है, इट मींस वो दोनों सीक्वेंसेस जो है वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम है। मेरी बात की समझ आ रही? फिर हम लोकल अलाइनमेंट और ग्लोबल अलाइनमेंट, लोकल अलाइनमेंट करते हैं आर मोर यूजफुल फॉर डिसिमिलर सीक्वेंसेस दैट आर suspected to contain a region of similarity or dissimilarity both within large sequences, ठीक है। लेकिन अगर दोनों सीक्वेंसेस लेंथ सेम है तो फिर हम ये ग्लोबल अलाइनमेंट हो गई। तो फिर वही ट्रेस बैक, वो सारी चीजें इधर बनी हुई है, ठीक है। और फिर आ गई लोकल अलाइनमेंट। लोकल अलाइनमेंट के अंदर ये चीजें सारी ये आपके सामने है। तो अब हमने कहा से जो मैक्सिमम वैल्यू वहां से लेना है और अप टू 0 तक जाना है, ये ठीक है। ये देखिए ये इसके अंदर ये ट्रेस बैकिंग हुई है, जी सर। ठीक है। तो ये अब आपने ये देखना है कि आपकी जो अलाइनमेंट है वो आपने कैसे करनी है। ये दो तरीके हैं, लोकल अलाइनमेंट और बेसिक। अच्छा, जब भी हम डीएनए की सीक्वेंस का एनालिसिस करते हैं ना, सबसे पहला काम, हमने कोई भी काम करना है ना, उससे पहले हमने क्या करनी है? अलाइनमेंट करनी है। क्या करनी है? सबसे पहले क्या करनी है? हमने अलाइनमेंट करनी है। दो सीक्वेंसेस हो, दो से ज्यादा हो, दो से ज्यादा जो सीक्वेंसेस है उसके लिए हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो भी इसी तरह की मिलती जुलती है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा और अल्गोरिथम्स भी ऐड करते हैं। लेकिन अब आपको बेसिक समझ आ गई कि दो सीक्वेंसेस को अलाइन करना है तो या तो हम क्या करेंगे, लोकल अलाइनमेंट करेंगे या ग्लोबल। अलाइनमेंट करेंगे। लेकिन दो ग्लोबल। 10 सीक्वेंसेस हो, बस कि हमारे पास 10 सीक्वेंसेस है, उनको अलाइन करना है, उसके लिए एक टूल है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का, वो हम करते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन समझो इसी तरह की कुछ स्टैटिस्टिकली साइंस है बीच में। तो इसी तरह ये काम कंप्यूटर खुद करता है। कंप्यूटर क्या करता है? ये कंप्यूटर खुद ये काम करता है।
अब ये देखिए ये अरेबिडोप्सिस थैलियाना ना, इसके साथ ये मैच कर रहा है। अब यहां पर मैं क्लिक करूंगा तो इस एक्सेशन नंबर तक मैं जाऊंगा। अच्छा, अब ये मैसेंजर आरएनए है, ये क्या है? अच्छा मुझे ये बताएं कि ओपन रीडिंग फ्रेम स्टार्ट कहां से होता है? सर प्रमोटर के बाद। अच्छा कौन सा कोडान होता है उसमें? सर AUG स्टार्ट कोडान। ATG या AUG? ATG या ATG होता है सर। ATG। ये दोनों ही होते और हैं, ATG स्टाफ और कोडान कौन सा होता है? सर स्टाफ कोडान TGA, TAA या TAG, इन तीनों में से कोई भी। अब हमने देखना है कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस आई है इंटरनेट के ऊपर पड़ी है हमारी, तो इसमें से अब हमने देखना है कि इसके अंदर स्टार्ट कोडान कहां पर है और स्टॉप कोडान कहां पर है। ठीक है, इस सीक्वेंस की लेंथ कितनी है? ये टोटल सीक्वेंस है 1 से लेकर 1739 तक। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कोडिंग सीक्वेंस, इसके अंदर क्या है? कोडिंग सीक्वेंस का मतलब क्या है? ओपन रीडिंग फ्रेम। ओपन रीडिंग फ्रेम या प्रोसीजर आरएनए जिसे बनेगा उसे क्या कहते हैं? CDS। उसे क्या कहते हैं? कोडिंग सीक्वेंस, CDS। अब ये कहां से कहां तक है? 219 से लेकर 1349। इसे आगे और पीछे प्रमोटर और टर्मिनेटर होंगे। जो हमारा ओपन रीडिंग फ्रेम है वो 219 से स्टार्ट होता है और 1349। अब इट मीन जो 219 है यहां पर ATG होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? अच्छा, अब ये 219 कहां है? नीचे नीचे जाते हैं हम, ये देखें ये हमारे पास सीक्वेंस आ गई ये वाली। अब यहाँ ये सीक्वेंस है, जब जब फर्ज किया मैंने कोई सीक्वेंस कराई, मैंने जब तक मैं उस वक्त तक वो सीक्वेंस पब्लिश या पेपर पब्लिश नहीं कर सकता जब तक मैं सीक्वेंस यहाँ सबमिट ना कराऊं। ये रूल है। ठीक है, अब मैंने क्या किया हुआ है कि अब 219 की तरह, वेयर इज 219? 181 है, ये 191 होगी, यहाँ पर ये 2001 होगा, ये 2011 होगा, और यहां पर 19 ये वाला, ये ATG आ गया बच्चों। हेलो, जी सर, जी सर। समझ आ गई कि यहाँ पर क्या है? यस सर। ATG, ATG। ठीक है, और ये कहां तक जाना है? आपने लिखा दूसरी सीक्वेंस क्या है? 1349। इट भी 1349 के ऊपर क्या आना चाहिए? स्टॉप कोडान। ठीक है, स्टॉप कोडान 1349। अब यहां से हम इसको कॉपी करते हैं, यहां से लेकर ये 1321, 1331, 1341 और ये 49, ये आ गया। ठीक है, अब ये देखिए यहां पर क्या है? टॉप डाउन क्या है? TGA। TGA। इसका टॉप डाउन क्या है? TGA। इससे पीछे और आगे प्रमोटर और टर्मिनेटर रीजन है। मेरी बात की समझ आ गई? यस सर। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, फर्ज किया। ठीक है, और इसको अब हमने क्या किया कि एक जगह हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये है X बैड 34 जीन ORF फ्रॉम अरेबिडोप्सिस। ठीक है, इसका हमने, अच्छा इसको अच्छा एक ना फॉर्मेट होता है जिसे कहते हैं फास्टा फॉर्मेट। इसके लिए हम ये देखें, ये जो मैंने का निशान लगाया ना, ये वाला, ये नॉर्मली लिखने की सीक्वेंसेस लिखने के लिए हम ये रूल यूज करते हैं कि सबसे पहले ग्रेटर, ये ग्रेटर वाला या शॉर्टर जो भी ये है ना, इसके बाद जीन का नाम लिखते हैं, एक्सेशन नंबर लिखते हैं, और ठीक है, और जो सीक्वेंस है वो हम इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं। इसे कहते हैं फास्टा फॉर्मेट। इसे क्या कहते हैं? फास्टा। ठीक है, जो भी सीक्वेंस हमने